फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, आज हम भारतीय इतिहास का जो टॉपिक कर रहे थे हड़प्पा कालीन सभ्यता। मित्रों, हड़प्पा कालीन सभ्यता में आज हम जानेंगे हड़प्पा वासियों के पशुपालन के बारे में। मित्रों, पशुपालन के बारे में विस्तार से जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, पशुपालन की बात करें तो हड़प्पा वासियों का जो पशुपालन था उसमें वो अनेक पशुओं का पालन करते थे, जिसमें गाय की मित्रों कोई आकृति नहीं मिली है। इस कारण मित्रों गाय के बारे में संशय बना हुआ है। बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालने में ये लोग बहुत योग्य थे और समर्थ थे, और इन पशुओं का जो पालन है ये करते थे अपनी आजीविका को जारी रखने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए भी इन पशुओं को ये पालते थे। साथ साथ इनके मांस का जो सेवन है वो भी इन लोगों द्वारा किया जाता था। मित्रों, हड़प्पा संस्कृति में मित्रों ज़्यादातर जो एक कुब्बड़ वाले बैल यानी कि कुब्बड़ वाले बैल का विशेष महत्व में मिलता है। इसके साथ साथ मित्रों घोड़े की बात करें तो घोड़े का जो अस्थि पिंजर है वो हमें गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थान से प्राप्त होता है। मित्रों, घोड़े का अस्थि पिंजर केवल सुरकोटदा से प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों ये कहा जाता है कि इतिहासकारों द्वारा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। मित्रों, क्योंकि घोड़े के जहाँ भी अवशेष मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के ऊपर वाले स्थल पर मिले हैं। अब अगर स्थलों की बात करें, अदर जो स्थल है जैसे मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति मिली है, तो मित्रों ये खुदाई में सिर्फ ऊपरी परत से हमें घोड़े के अवशेष मिले। इस आधार पर कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। मित्रों, बलूचिस्तान का एक स्थान जिसका नाम है राना गुंडई, इस राना गुंडई से मित्रों निचले स्तर पर हमें घोड़े के अवशेष यानी कि घोड़े के दांत प्राप्त होते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से कुछ शताब्दी पहले के हैं। तो मित्रों इस आधार पर कहा जाता है कि ये जो लोग थे हड़प्पा के वो घोड़े से परिचित नहीं थे। मित्रों, गुजरात के जो निवासी थे वो हाथी पालते थे, यानी कि गुजरात का जो रोजदी है वहाँ से हमें हाथी के अवशेष प्राप्त होते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ हम जाने हड़प्पा की शिल्प कला और धातु के बारे में, यानी कि हड़प्पा वासियों की शिल्प कला कैसी थी। मित्रों, शिल्प कला के क्षेत्र में जो हड़प्पा के जो लोग थे वो काले और लाल मर्द भांडों का उपयोग करते थे। इनके जो मर्द भांड थे वो लाल और काले रंग के होते थे। मित्रों, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लाल काले मर्द भांडों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लाल काले मर्द भांडों का उपयोग किया जाता था। मित्रों, हमें मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का मृदभांडों पर लेख प्राप्त नहीं होता, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर हमें, हड़प्पा के जो मृदभांड है वहाँ पर हमें लेख प्राप्त होते हैं और वो सिंधु लिपि में प्राप्त होते हैं। मित्रों, हड़प्पा के जो लोग थे धातु के मामले में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। मित्रों, इस कारण वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। मित्रों, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वो कांस्य नामक धातु का प्रयोग करते थे, और कांसा जो था मित्रों यहाँ के जो लोग थे वो तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। कांसा, तांबा व टीन दो धातुओं का मिश्रण होता है कांसा, उसको मिलाकर ये कांसा बनाते थे। मित्रों, इसके साथ साथ हम जाने कि कालीबंगा के जो लोग हैं वो कांसे की उपयोग करते थे और तांबे से पूरी तरह परिचित थे। ये बात तो हमें पता चलती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से। इसके साथ साथ मित्रों इस काल में मृदभांडों का जो निर्माण है, मृदभांडों का निर्माण कैसे किया जाता था, कुम्हार के चाक पर, यानी कि ये लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाने में पारंगत थे और कुम्हार के चाक पर मृदभांडों का निर्माण किया जाता था। मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि इनका जो प्रमुख व्यवसाय था मित्रों वो व्यापार था, और मुख्यतः ये नगरीय सभ्यता ही थी, इसलिए मित्रों इनका जो मुख्य जो व्यवसाय था व्यापार था। व्यापार प्रधान ये सभ्यता थी और इसकी समृद्धि भी व्यापार के कारण थी। मित्रों, व्यापार के कारण थी क्योंकि इनका जो व्यापार था वो विदेशों से भी होता था। व्यापार मित्रों वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, वस्तु विनिमय थी। इसका कारण ये था कि किसी भी प्रकार की मुद्रा यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता तथा सुमिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। मित्रों, सुमेरियन लेखों से प्राप्त होता है कि
जो सिंधु सभ्यता थी उसको सुमेरिया में मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। मेलुहा के व्यापारी जो है वो सुमेरियन लोगों के साथ, सुमेरियन व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे वस्तु विनिमय के आधार पर। मेलुहा का जो समीकरण है मित्रों वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया जाता है। मित्रों, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर एक ठीकरे के ऊपर हमें सुमेरियन ढंग की नाव के चित्र मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें ये अवशेष प्राप्त होता है, एक मुहर पर लिखा हुआ है। मित्रों, लिखा क्या है, चित्र बनाया हुआ है किसका, एक सुमेरियन नाव का। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो सुमेरियन लोगों से, सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापार करते थे। मित्रों, लोथल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई, लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो फारस से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। इसके अलावा मित्रों, कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं। तो ये बेलनाकार मोहरें जो है हमें इस बात का ज्ञान करवाती है कि यहाँ के लोगों का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ भी था, क्योंकि ये जो बेलनाकार मोहरें हैं वो कहाँ पाई जाती है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें मिलती है। मित्रों, बहरीन द्वीप का जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में बहरीन द्वीप जिसको दिलुमन कहा जाता था। तो मित्रों, ये जो दिलुमन जो है एक देश था, बहरीन एक देश है और इस दिलुमन कहा जाता था इसको सिंधु घाटी सभ्यता में। और इस दिलुमन के जो व्यापारी हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में और अन्य देशों के जो व्यापारी थे उनके बीच में बिचौलियों का कार्य करते थे। मित्रों, दिलुमन को सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य का देश या हाथियों का देश कहा जाता है। यानी कि सुमेरियन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। मित्रों, स्थलीय जो व्यापार है वो अफगानिस्तान व ईरान के रास्ते से होता था तथा जलीय जो व्यापार है मित्रों वो भारत का, सिंधु घाटी सभ्यता का जलीय जो व्यापार है वो मकरान तट के नगरों से होता था। मित्रों, मकरान तट जो प्राचीन भारत में जिसको मकरान तट कहा जाता है मित्रों, वो जो है वो ओमान जो हम आजकल पढ़ते हैं उसके समीकरण से जोड़ा जाता है। सुतगेंडेकोर, बालाकोट, अलादीनो, लोथल और सुरकोटड़ा जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के अरब सागर के तट पर स्थित सैंधवकालीन मित्रों बंदरगाह थे और ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मित्रों, इसके साथ साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं हमें मेसोपोटामिया के कई नगरों से प्राप्त होती है। मित्रों, मेसोपोटामिया के सूसा और निपुर, किश, उम्मा आदि नगरों से, सूसा मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण नगर है। मित्रों, सूसा, उर, मीशा आदि ये मेसोपोटामिया के जो नगर है यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त होती है। मित्रों, मेसोपोटामिया से भी हमें सिंधु सभ्यता की कई वस्तुएं जो है हमें मिलती है। सिंधु व मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मित्रों एक सेम बात थी कि इन दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? मातृशक्ति की पूजा की जाती। यद्यपि ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है मित्रों ये सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही सभ्यता का जन्म हो चुका था। लेकिन मित्रों, इन दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध हमें यहाँ के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। बैल, बतख व पाषाण, मित्रों ये जो स्तंभ, इनके जो स्तंभ पर चित्र बनाए जाते थे वो इन दोनों सभ्यताओं में ही पवित्र माने जाते थे। मित्रों, मेसोपोटामिया के अभिलेखों से सिंधु प्रदेश के साथ व्यापारिक जो उल्लेख है वो हमें प्राप्त होता है। मित्रों, इसके साथ साथ हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विभिन्न धातुएं या विभिन्न जो महत्वपूर्ण वस्तुएं या कीमती जो चीज़ें हैं वो कौन कौन से देशों से मंगाई जाती थी और भारत के कौन कौन से हिस्सों से जो ये चीज़ें थी वो आयात की जाती थी। तो मित्रों, टीन और चांदी जो ये दो धातुएं हैं ये मंगाई जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से। इसके साथ साथ हम बात करें तो तांबा तो मित्रों हमारे भारत का
एक बहुत ही अच्छा जो स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान, यहाँ का एक स्थल मित्रों खेतड़ी। तो यहाँ पर तांबे की जो खानें हैं वो हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। तो तांबा तो राजस्थान खेतड़ी से आयात किया जाता था। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में बलूचिस्तान से भी तांबा मंगाया जाता था। मित्रों सोना जो था वो ईरान, अफगानिस्तान, इसके साथ साथ दक्षिण भारत कर्नाटक से भी सोना जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में आयात किया जाता था। दक्षिण भारत कर्नाटक में सोने की खानें मित्रों आज भी बहुतायत मात्रा में है और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता को सोना आयात किया जाता था। मित्रों बहुत ही कीमती जो एक वस्तु है जिसका नाम है फिरोजा। मित्रों फिरोजा जो है एक हीरे के रूप में जाना जाता है, बहुत ही कीमती पत्थर होता है और ये फिरोजा मंगाया जाता था ईरान से। मित्रों इसके साथ साथ ही सीसा जो था एक महत्वपूर्ण धातु जिसका नाम है सीसा। मित्रों सीसा जो है हमारे राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मित्रों सीसा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, इसके साथ साथ दक्षिण भारत से भी आयात किया जाता था। मित्रों लाजवर्द जो है वो बदख्शा अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता में आयात किया जाता था। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में मेसोपोटामिया से भी ये जो लाजवर्द है ये आयात किया जाता था। मित्रों बात करें कि नील रतन, ये भी अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सेल खेड़ी जो कि जिसकी यहाँ पर मोहरें हमें मिलती हैं, सेल खेड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती है और ये सेल खेड़ी जो है आयात की जाती थी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। मित्रों शंख और कोड़ियों का जो आयात है वो गुजरात और दक्षिण भारत से किया जाता था, क्योंकि ये भारत के तटीय राज्य है और तटीय राज्यों में ही शंख और कोड़ियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मित्रों इस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं आयात निर्यात करते थे और बहुत ही जो कीमती चीज़ें हैं वो अन्य देशों से मंगाते थे। पश्चिमी एशियाई देशों से इनका आयात होता था। मित्रों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो मित्रों पहले भी मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ की जो लिपि थी, हड़प्पाई जो लिपि है, उसको अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लिपि को, अपनी भाषा को लिखने के लिए कुछ चित्रों का उपयोग किया है। इनकी जो लिखावट है वो दाईं ओर से बाईं ओर है। मित्रों इस लिपि में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि है इसमें 64 मूल चिन्ह है। 64 कितने हैं? मूल चिन्ह है। इसके साथ साथ 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर है, यानी कि अब चित्रों के माध्यम से ये अपने भावों को व्यक्त करते थे। इनकी जो भाषा थी वो चित्रमयी थी। मित्रों सबसे ज़्यादा जिस प्रचलित चिन्ह का इसमें उपयोग किया गया इस लिपि में वो है मछली। मित्रों हड़प्पा लिपि के नमूने हमें सेल खेड़ी की मोहरों पर, हड़प्पा की जो मोहरें हैं सेल खेड़ी की, उन पर हमें हड़प्पाई लिपि के सबसे ज़्यादा जो है नमूने प्राप्त होते हैं। मित्रों पश्चिमी एशिया की जो लिपियां हैं उनसे हड़प्पा लिपि का कोई संबंध हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। हालांकि जो व्यापारिक संबंध थे वो सबसे ज़्यादा थे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के। मित्रों बात करें कि इसको लिपि को पढ़ने का प्रयास किस किस के द्वारा किया गया, तो मित्रों एक के.एन. वर्मा नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया। सबसे पहले के.एन. वर्मा, इन्होंने सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद मित्रों प्रोफेसर एस.आर. राव ने भी इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। प्रोफेसर एस.आर. राव, इन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किया। मित्रों पढ़ने का प्रयास किया लेकिन इस प्रयास में ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन मित्रों इसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है कोई इन्हें मोहर प्राप्त हुई और इसे पढ़ने का जो सबसे पहले सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रयास किया, तो उसका नाम है वेडेन। वेडेन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किया। मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत मापतोल जो था वो प्रचलित था, यानी कि मापतोल की भी इकाइयां जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने विकसित कर रखी थी और जो इकाइयां थी मित्रों वो 16 के अनुपात में थी।
16 के अनुपात में कैसे, जैसे मित्रों 16, फिर उसके बाद 64, 64 के बाद 160 और 160 के बाद 320 और इसके बाद 640। तो ये 16 की गुणज में थी, 16 के अनुपात में थी मित्रों। इनके बाट जो थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। कौन सी प्रणाली पर? दशमलव प्रणाली पर इनके बाट जो थे वो आधारित थे। यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी जो है इनका मानसिक जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था और इन्होंने माप तोल की इकाइयाँ भी इन्होंने विकसित कर रखी थी। मित्रों, माप तोल की बात करें तो पैमाने के रूप में हमें मोहनजोदड़ो से एक सीप का पैमाना मिलता है। मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है मित्रों? सीप का बना हुआ पैमाना मिलता है, तथा लोथल से हमें हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिलता है, जिससे ये चीज़ों को नापते थे। एक स्केल होता है जिसको हम पैमाना कहते हैं। और मित्रों, इसका जो उपयोग है संभवतः लंबाई नापने के लिए किया जाता है। जिस तरह हम आजकल स्केल का प्रयोग करते हैं, तो ये जो सीप का बना हुआ पैमाना था या हाथी दांत का जो बना हुआ स्केल था, इससे ये लंबाई मापने का काम करते हैं। मित्रों, धन्यवाद। मोहनजोदड़ो के व्यापार, पशुपालन और लिपि के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।